नमस्कार। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो ज्यादा लोगों को तो प्रभावित नहीं करती है, काफी कम लोगों को होती है, जानलेवा भी नहीं होती है, लेकिन जिसको वो हो जाए वो व्यक्ति बहुत ही मानसिक और शारीरिक पीड़ा, वेदना और कष्ट से गुजरता है। आपने देखा होगा या आपको है एक ऐसी कंडीशन जिसमें सफेद चांदी जैसी सिल्वर कलर की पपड़ियां बॉडी से झड़ती रहती हैं। वो पपड़ियां बिल्कुल डॉट की तरह छोटी होंगी नहीं, कॉइन की तरह बड़ी और उससे भी बड़ी हो जाती है। खास करके यहाँ हाथों से, सिर से या बैक से शुरुआत होती है। पपड़ियां उतरना और ये प्लेग की तरह से, इसको प्लेग बोलते हैं, प्लेग की तरह से स्किन का झड़ना एक रोग है जिसका नाम है सोराइसिस। आज का ये वीडियो सोराइसिस के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाला होगा और आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि इसका इलाज आप किस तरह से कर सकते हैं। आमतौर पे यह कंडीशन लाइलाज मानी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुश्किल जरूर है, सब लोग ठीक हो जाते हैं ऐसा भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये लाइलाज नहीं है। बहुत अच्छे से कंट्रोल की जा सकती है और ठीक की जा सकती है। सोराइसिस नाम की यह बीमारी लगभग 3% लोगों को होती है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, ये कंटेजियस नहीं है। कंटेजियस का मतलब है आपके परिवार में छूने से एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं होती है। स्किन के निचली लेयर के प्रोलिफरेशन यानी कि तेज गति से उनका विकास होना, और इस विकास के कारण ऊपर की लेयर्स आपको जहां पे 15 से 20 दिन में एक लेयर को पील ऑफ होना चाहिए, वो 2-3 दिन में ही हो जाती है। तो ये पपड़ियां उससे फॉर्म हो जाती है जो आपको दिखती है। और ऐसा होता इसलिए है कि आपका इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिवेट हो जाता है और इस ओवर एक्टिवेशन की वजह से स्किन की लेयर्स जल्दी जल्दी फॉर्म होने लग जाती है। आमतौर पे यह रोग सर्दी के मौसम में अधिक होता है, पपड़ियां अधिक बनती है, खुजली हल्की सी होती है, बहुत खुजली इसमें होती नहीं है। बस ये पपड़ियां खिंचाव, ड्राइनेस और आगे चल करके साइज का बहुत बड़ा हो जाना इन पैचेस का, उनमें कट लग जाना, और कॉम्प्लिकेशन के रूप में आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि और कुछ भी हो जाता है। देखने में निस्संदेह बुरा लगता है। सिर में, एल्बो के बाहर की साइड में, घुटने की बाहर की साइड में, पीठ पे मोस्टली शुरुआत होती है और फिर बॉडी का कोई भी अंग इससे अछूता नहीं रहता है। शुरू में कंफ्यूजन होता है कि मेरे को डेंड्रफ हो गई है, लेकिन ये डेंड्रफ नहीं है। मैं बताऊंगा कि किस तरह से इसको डिफरेंशिएट करना होता है। सब लोगों को तकलीफ की इंटेंसिटी इक्वल नहीं होती है, किसी को बहुत कम, किसी को ठीक ठाक और किसी को बहुत ज्यादा भी होती है। जब इसकी इंटेंसिटी यानी कि कवर्ड एरिया ऑफ द बॉडी 5% से कम है तो इसे माइल्ड, 5 to 10% अगर बॉडी एरिया कवर्ड है तो मॉडरेट, और अगर 10% से ज्यादा बॉडी कवर्ड है सोराइसिस से तो इसे सीवियर कंडीशन कहते हैं। लगभग 80% लोग माइल्ड और मॉडरेट स्टेज में ही रहते हैं, सीवियर हार्डली 20% लोग ही हो पाते हैं। इसके जो लक्षण है ना, वो इसकी टाइप्स पे डिपेंड करते हैं, ये कैसी टाइप की सोराइसिस है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये जो प्लेग टाइप ऑफ सोराइसिस है, ये सोराइसिस लगभग 80% लोगों को ऐसी ही होती है। इसमें फिश लेदर टाइप सिल्वरी चांदी के जैसी पपड़ियां बॉडी से पील ऑफ होती है, लेकिन अगर डार्क कंप्लेक्शन के लोग हैं तो पपड़ी ग्रेइश भी हो सकती है। इसमें क्रैक्स हो जाएंगे, पपड़ी का साइज छोटा से बड़ा हो जाएगा, बहुत हल्की सी खुजली ड्राइनेस की वजह से, खिंचाव, जकड़न ये फील होता है।
जो प्लेक है उसकी बॉर्डर रेड रहते हैं। ये जो पपड़ी है हल्की सी उठी हुई होती है, और जब पपड़ी उतरती है तो उसके नीचे हल्का सा बिल्कुल माइन्यूट डॉट की तरह से रेड स्पॉट यानी कि ब्लीडिंग पैच भी आपको नजर आ सकता है। और ये तकलीफ सिर्फ एल्बो, पीठ, घुटने के सामने की साइड में शुरू होती है और फिर पूरी बॉडी में फैल सकती है। साइज छोटा से लेकर के बड़ा तक भी हो जाता है और बहुत बड़े बड़े बादल नुमा स्ट्रक्चर भी बन जाती है। एक और टाइप होती है जिसको गटेड सोराइसिस कहते हैं। यह सोराइसिस अधिकांशतः बच्चों में देखने को मिलती है और छोटे छोटे मल्टीपल स्पॉट्स आपको नजर आएंगे। ये स्पॉट्स यूजुअली बड़े नहीं होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। गटेड बोलते हैं बूंद को, बूंद नुमा ऐसे बहुत सारे स्पॉट्स हो जाते हैं। बच्चों में किसी भी इन्फेक्शन के बाद में, खास करके गला खराब जब होता है, सेप्टिक फेरेंजाइटिस है या टॉन्सिलाइटिस है, उसके बाद में यह होने के चांसेस अधिक होते हैं। एक बुखार के बाद में भी यह होने को हो सकते हैं। एक और वैरायटी है जिसको पस्चुलर सोराइसिस बोलते हैं। पस्चुलर का मतलब होता है पस बनना। खास करके हथेलियों में, पैरों की तलियों में पस बनती है। और इस पस की एक खास बात है कि बिना इन्फेक्शन की होती है। इन्फेक्शन नहीं है तो भी पस है। पपड़ी तो बनेगी और उसके नीचे पस नुमा फ्लूइड कलेक्ट होता है। यह पस्चुलर सोराइसिस कहलाती है। ग्रेजुअली यह बॉडी के दूसरे अंगों में भी फैल जाती है और इस तरह की सोराइसिस की शुरुआत मोस्ट ऑफ द टाइम्स दवाई के रिएक्शन के बाद में और इन्फेक्शन के बाद में देखने को मिलती है। स्ट्रेस के बाद भी इस तरह की सोराइसिस होने के चांसेस होते हैं, पस्चुलर सोराइसिस वाले। एक और वैरायटी है जिसे इनवर्स सोराइसिस बोलते हैं। इनवर्स सोराइसिस मोस्टली ग्रोइन रीजन में, आर्म पिट में, ब्रेस्ट के फोल्ड के नीचे साइड में, यानी कि जहां स्किन फोल्ड होकर के मुड़ती है वहां पे ये देखने को मिलती है। ये स्मूथ, रेड और बिल्कुल कम पपड़ी वाली सोराइसिस है। ऑफ कोर्स रबिंग एंड स्वेटिंग इसको एग्रावेट करता है। एक और वैरायटी है ट्रिथ्रोडर्मिक सोराइसिस। ये सोराइसिस ऑफ कोर्स रेयर है, लेकिन जब हो जाए बहुत ही सीवियर होती है। यहाँ पे रेडिश एरिया हो जाएगा, बहुत स्केल्स होंगे और इस तरह की सोराइसिस जब सन बर्न हो जाए, मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट हो जाए और जो पुराने सोराइसिस के पेशेंट्स हैं उनमें ये स्टेज डेवलप हो जाती है। सोराइसिस जब ठीक ना हो, अनकंट्रोल्ड रहे, तो इसके कॉम्प्लिकेशंस भी शुरू हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में मोस्ट कॉमन होता है अर्थराइटिस यानी कि जोड़ों का दर्द। एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, घुटने, उंगलियों के जॉइंट, इन जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाता है जिसे अर्थराइटिस कहते हैं और ये सोराइसिस में होने वाली एक कॉम्प्लिकेशन है। पेशेंट्स के नाखूनों पे भी सोराइसिस का इफेक्ट आ जाता है। नाखून इंडेंटेड हो जाएंगे यानी कि उनमें छोटे छोटे खड्डे नजर आएंगे, उनमें धारियां सी नजर आएंगी, उनकी डिसफिगरमेंट हो जाती है। क्वालिटी ऑफ स्लीप कम हो जाती है क्योंकि व्यक्ति अनईजी रहेगा तो उसकी नींद पूरी नहीं होती है। ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है सोराइसिस की। सोराइसिस के ये पेशेंट्स हीट एलर्जी या क्रोहन्स डिजीज के भी शिकार हो सकते हैं। इन्हें किडनी डिजीज भी हो सकती है, इन्हें लीवर डिजीज भी हो सकती है। सोराइसिस के ये पेशेंट्स मोटापे के शिकार भी अधिक होते हैं। कुछ टाइप के कैंसर्स हैं वो भी सोराइसिस के पेशेंट्स को ज्यादा होते हैं। अर्थराइटिस तो मैंने आपको बताई है, लेकिन ओस्टियोपोरोसिस भी सोराइसिस के पेशेंट्स को होने के चांसेस अधिक होते हैं। मिडल आई की डिजीज भी सोराइसिस के इन पेशेंट्स को होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सबसे ऊपर वो है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। साइकोलॉजिकली पेशेंट बहुत ही लो स्टीम्ड हो जाता है, उनके आत्मसम्मान में बहुत कमी आ जाती है, वो एंजाइटी और अल्टीमेटली डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं अगर सोराइसिस कंट्रोल नहीं हो, ठीक नहीं हो और इसके बारे में वो ज्यादा सोचने लगे तब। अब अगर बात की जाए कि आखिर ये सोराइसिस होती क्यों है। डिजीज ये नॉन कंटेजियस है,
ये कोई जेनेटिक बीमारी नहीं है, कोई जीन में म्यूटेशन हो गया है ऐसा तो है नहीं, और न ही यह कोई हेरिडिटरी डिजीज है। जेनेटिकली सिर्फ इतना है कि ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द इलनेस के कॉज के रूप में आपकी बॉडी में जीन्स होते हैं, और वो जीन जब ट्रिगर हो जाए तब वो रोग हो जाता है, चाहे सोराइसिस हो और चाहे अपना डायबिटीज हो, हार्ट डिजीज हो, कुछ भी हो, तो वो जेनेटिकली प्रोन है, जीन म्यूटेशन नहीं है, और ये कोई हेरिडिटरी इलनेस नहीं है। किसी के परिवार में कुछ नहीं था सोराइसिस जैसा, तब भी सोराइसिस हो गई, और जिनके परिवार में सोराइसिस है तो बच्चों को हो ही जाएगी ऐसा नहीं होता है, होने के चांसेस इक्वल है। सबसे मुख्य कारण जो सोराइसिस के ट्रिगर होने का बताया जाता है, और है भी सही, मैंने भी अपनी प्रैक्टिस में ऑब्जर्व किया है, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस मीन्स मानसिक तनाव, चिंता, परेशानियां जिनके जीवन में ज्यादा है, ग्रीफ हुआ है, जैसे कि सेपरेशन हुआ है, किसी की डेथ हुई है, नौकरी गई है, क्रोनिक स्ट्रेस है काम काज का, लाइफ का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है, उन लोगों को सोराइसिस होने के चांसेस अधिक होते हैं। सब स्ट्रेस वाले लोगों को सोराइसिस ही होगा जरूरी नहीं है, लेकिन जिन लोगों को सोराइसिस है उनकी लाइफ में ये देखने को मिलता ही मिलता है। जिन बीमारियों का कोई वायरस नहीं, बैक्टीरिया नहीं, इन्फेक्शन नहीं, सेप्टिक नहीं, इस तरह की बीमारियां स्ट्रेस से ट्रिगर हो जाती है, ये इम्यून सिस्टम का रोग है। एग्जैक्ट कारण आज तक मेडिकल साइंस को पता नहीं चला है कि आखिर सोराइसिस होती क्यों है, लेकिन जिन लोगों को सोराइसिस हुई है उन लोगों की स्टडी की जाती है तो एक ट्रैक रिकॉर्ड आ जाता है कि यस, इन लोगों के जीवन में स्ट्रेस था या कुछ और कारण। अन्य कारणों में स्किन की इंजरी एक कॉज है। इंजरी का मतलब स्किन पे चोट लगना। चोट कैसे लग सकती है? एक्चुअली चोट लगी, या एब्रेजन हो गया, छील गया, जल गया, बर्न हो गया, केमिकल इरिटेंट कोई टच हो गया, कोई कट्स लग गए, उस जगह पे सोराइसिस डेवलप हो जाती है। यहां तक कि इंसेक्ट बाइट और वैक्सीनेशन के बाद भी सोराइसिस के ट्रिगर्स देखे गए हैं। इन्फेक्शन बहुत बड़ा कारण माना जाता है, खास करके स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, गले का तेज वाला इन्फेक्शन होता है, उसके बाद में सोराइसिस ट्रिगर हो जाती है। HIV के पेशेंट्स को भी ये होने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम तो क्रैश हो गया ना। और भी कुछ इन्फेक्शंस हैं जिनके बाद में सोराइसिस ट्रिगर हो जाती है। कुछ एलोपैथिक दवाइयां भी सोराइसिस को ट्रिगर कर सकती है, ऐसा माना जाता है। मलेरिया की दवाई, HIV की दवाई, हार्ट डिजीज की मेडिसिन भी सोराइसिस को ट्रिगर कर सकती है। जिन लोगों को स्मोकिंग हैबिट है, अल्कोहल लेने की हैबिट है, जो लोग ओबीज हैं, मोटे हैं, इन्हें भी सोराइसिस होने के चांसेस अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा है। एग्जैक्ट किसी को नहीं पता, और छोटे छोटे या बड़े बड़े ये कारण आपके सोराइसिस के ट्रिगर होने के या पैदा होने के कारण बन सकते हैं। आप खुद नोट करो कि बैक हिस्ट्री में क्या हुआ था, और ये कारण अगर आप जान पाते हैं, आप उस तक पहुंच पाते हैं, तो इलाज करने में और खास करके होम्योपैथिक इलाज करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। आप कुछ कदम आगे बढ़ जाएंगे इलाज में। सोराइसिस का डायग्नोसिस यानी कि किस तरह से पता चले कि ये सोराइसिस ही है, ये बहुत आसान है। इसके होने के पैटर्न, हिस्ट्री, कैसे पैचेज हैं, उनको देख के आसानी से डायग्नोसिस हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, सिर, एल्बो, बैक, घुटने के सामने से शुरुआत होती है इलनेस की, और सिल्वर कलर के स्मॉल से लेकर के लार्ज तक के ये पैचेज होते हैं, और इनकी जो लेयर है ना, उसको रिमूव करने पर हल्का बिल्कुल सुई के नोक के जैसा रेड स्पॉट नजर आएगा। ये स्पॉट इसका कंफर्म डायग्नोसिस होता है कि यस, ये है तो सोराइसिस है। आप कंफ्यूज हो सकते हो,
डेंड्रफ से या सीबोरिक डर्मेटाइटिस से। लेकिन उसकी पपड़ियां बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं, बिल्कुल बारीक आटे के चंक्स जैसी होती हैं। यहाँ पपड़ी का साइज बड़ा होता है। उसकी अपनी लोकेशंस हैं, उन लोकेशन से डिफरेंशिएट हो जाता है। उसमें खुजली थोड़ी सी ज्यादा होती है, सोराइसिस में कम होती है। एक्जिमा तो काफी डिफरेंट है। एक्जिमा की जो स्किन है उसमें छोटे छोटे दाने पिन हेड साइज के होते हैं, उनमें हल्का सा फ्लूइड होता है, इंटेंस इचिंग होती है, बहुत ज्यादा खुजली होती है एक्जिमा में। यहाँ पे खुजली उतनी नहीं होती है, और जो स्किन का पील ऑफ होना है वो इसका मेन करेक्टर है सोराइसिस का। उतना पील एक्जिमा में नहीं होती है, ड्राइनेस तो होती है लेकिन पीलिंग कम होती है। हाँ, एक्जिमा वेट भी होता है, इन्फेक्शन वाला भी होता है, वो सब अलग, डीप चले जाएंगे तो गड़बड़ होगा। तो एक्जिमा से इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है, सोराइसिस से इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है, कॉमन फंगल इन्फेक्शन से भी इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। कि फंगल इन्फेक्शन मोस्टली राउंडेड होते हैं, रिंग वर्म्स, दांत जैसे ये होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और वो ग्रोइन रीजन में, फोल्ड में ज्यादा होते हैं। तो और उसकी खास लाल रंग की बाउंड्री और बीच में से क्लीन होना, ये उसका करेक्टरिस्टिक है रिंग वर्म के स्पॉट्स का। जब इसमें स्केलिंग मेन है, वहां पे स्केलिंग इतनी ज्यादा नहीं होती है या नहीं के बराबर होती है। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस काफी आसान है, लेकिन फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन है और एकदम से आपको गारंटेड ही चाहिए तो स्किन बायोप्सी से ये कंफर्म हो जाता है कि ये सोराइसिस है। इतनी ज्यादा तकलीफ, इतनी ज्यादा मानसिक वेदना जिसको है वही जाने इसकी पीड़ा को। कोई समझ ही नहीं सकता कि वो किस शारीरिक और मानसिक वेदना से गुजरता है। इसका मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट अब मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, ट्रीटमेंट के रूप में अगर हम पहले बात करें एलोपैथिक सिस्टम की तो कुछ खास नहीं है। टेम्पररी कंट्रोल करने के लिए सैलिसिलिक एसिड के ऑइंटमेंट्स, स्टेरॉइड के ऑइंटमेंट्स, विटामिन डी के ऑइंटमेंट्स दिए जाते हैं, और खाने के लिए भी स्टेरॉइड और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दी जाती हैं जो टेम्पररी कंट्रोल कर सकती हैं, लेकिन उनके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स होते हैं। बिना डॉक्टर की राय को तो यूज करना ही नहीं चाहिए। होम्योपैथी इसका बहुत बढ़िया इलाज है। इसमें प्रयोग की जाने वाली दवाइयां मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि इसे मैनेज कैसे करना है। देखिए, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिनका इलाज जल्दी नहीं होता, आसान नहीं होता, लेकिन उन्हें मैनेज तो किया जा सकता है। अगर आप जो मैं बता रहा हूं वो सब करेंगे तो बिना इलाज के भी काफी मैनेज कर पाएंगे आप अपनी इस कंडीशन को। अगर इलाज नहीं भी हो रहा है तब भी आपका कष्ट तो कम हो ही गया ना। इसके मैनेजमेंट के रूप में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो ड्राइनेस को प्रिवेंट करना है। ड्राइनेस को कैसे प्रिवेंट करेंगे कि आप अपनी बॉडी को अननेसेसरी वॉश ना करें, गर्म पानी से ना नहाएं, क्योंकि गर्म पानी से नहाने से बॉडी का मॉइस्चर या चिकनापन दूर हो जाता है। सर्दी ज्यादा है तो भी पानी का टेम्परेचर बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, लुकवार्म ले लो। स्क्रैच करने से बचें क्योंकि इन्फेक्शन हो जाएगा। बॉडी पे मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं आप, नॉन मेडिकेटेड या अनमेडिकेटेड मॉइस्चराइजर ही लगाएं, खास करके नारियल का तेल लगाएं, वो बेस्ट होता है। उसमें कुछ मिला के लगाना है ये वो, उससे मैं सहमत नहीं हूं। आप प्योर अच्छे वाला ऑर्गेनिक नारियल तेल इस पे लगाएं, अच्छा रहेगा। स्मोकिंग, अल्कोहल, इनसे दूर रहें। आप अपने वेट को मैनेज करें। ओबेसिटी वाले लोगों को ज्यादा होती है, वेट कम करो, काफी हद तक फायदा हो जाएगा। खाने में अगर आप वेजिटेबल्स, सैलेड और फ्रूट्स की मात्रा ज्यादा करते हो, निश्चित ही फायदा मिलने वाला है। बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स जाएंगे, इम्यून सिस्टम अच्छा होगा और आपकी तकलीफ कम होगी। लेकिन वेजिटेबल्स में आपको अवॉइड करना है टमाटर, मिर्ची, हरी लाल कोई सी भी हो। गेहूं जितना कम खाएंगे या नहीं खाएंगे वो भी आपको बेनिफिट देने वाला है। मीठा, खास करके शुगर, चीनी का इस्तेमाल कम से कम करो। मिल्क भी नहीं लेंगे तो अच्छा रहेगा। कैफीन, कॉफी, चॉकलेट, इसका इस्तेमाल भी इसमें नहीं करना श्रेयकर रहता है। बॉडी को धूप जरूर लगाएं। सुबह,
सूरज निकलने के 1 घंटे के अंदर की धूप 15 से 20 मिनट तक अनकवर्ड बॉडी के टच होनी चाहिए डायरेक्ट। ग्लास में से, जाली में से कपड़ा ओढ़ के जो धूप लगेगी उसका प्रभाव कम पड़ता है या नहीं पड़ता है। डायरेक्ट सनलाइट आपकी बॉडी को, खास करके सोराइसिस के एरिया को छूनी चाहिए, बहुत बेनिफिट मिलता है। यहाँ तक कि अल्ट्रा वायलेट थेरेपी बताई जाती है। सूरज की किरणों में अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं और इसको आर्टिफिशियली भी दिया जाता है, लेकिन जब सूरज भगवान खुद दे रहे हैं तो हम उसको क्यों ना लें। और अब सबसे महत्वपूर्ण वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। जिन लोगों ने स्ट्रेस को मैनेज कर लिया उनकी सोराइसिस बहुत हद तक कंट्रोल हो ही जाएगी, इसमें कतई कोई शक नहीं है। मैंने रिसर्चेस पढ़ी हुई हैं, केवल काउंसलिंग से, स्ट्रेस मैनेजमेंट से उनकी सोराइसिस पूरी साफ हो गई है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोगों को स्ट्रेस को हैंडल करना आना चाहिए। आपकी एंजाइटी बैलेंस्ड होनी चाहिए, आपकी चिंताएं खत्म होनी चाहिए। हम संसारी जीव हैं, हमें प्रॉब्लम्स आएंगी, हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक सीखनी है। मन को शांत रखना है, पूरी नींद लेनी है। शवासन जैसे, अनुलोम विलोम जैसे आसन आपको करने हैं, योगा आपको करना है। माइंडफुलनेस पे जोर देना है। माइंडफुलनेस क्या होती है? हियर एंड नाउ कंडीशन को डेवलप करना, अर्थात हम जहां हैं और जब हैं अपनी कंसंट्रेशन को वहीं स्थिर रखना। हम जहां बैठे हैं विचार कहीं और है, नहीं, ये चिंता है। हम आज अब में रहें, हम पीछे के बारे में ना सोचें और हम आगे के बारे में भी ना सोचें। माइंडफुलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए माइंडफुलनेस बहुत नेसेसरी है। नींद लोग पूरी नहीं लेते आजकल, बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं, एंक्सियस रहते हैं, उनको बहुत माइंड में कोई ना कोई बवाल परेशानी चलती रहती है। नहीं, अपने जीवन को शांत बनाओ, पीसफुल बनाओ। चाहे कुछ भी करना पड़े, माइंड शांत होना ही चाहिए। अगर हो गया, आप करके देख लो, सोराइसिस में निश्चित रूप से आपको इंप्रूवमेंट मिले ही मिलेगा। आपके माइंड में ये एंजाइटी या स्ट्रेस पीसफुल लाने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत बड़ा टूल है, बहुत मदद करने वाली है। एक और जहां एलोपैथिक सिस्टम की मेडिसिन में, उनके रिसर्चेज में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये इनक्योरेबल है, ओनली मैनेजेबल है। तो इस मैनेजेबल कंडीशन को ही अगर हम उठा लें तो होम्योपैथी मेडिसिन मैनेज करने में आपकी बेटर हेल्प कर सकती है और काफी लोग इससे निजात भी पा लेते हैं, क्योर भी हो जाते हैं। रिकरेंस के चांसेस रहते हैं, क्योंकि अगर वो अपने लाइफ में स्ट्रेस को नहीं हैंडल कर पाएंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं सीखा है, या जो भी कॉजेज हैं वो अगर फिर से होते हैं तो सोराइसिस भी फिर से हो जाएगी। तो जो मैंने कॉजेज बताए हैं उन पे आपको वर्क करना है, आपको स्ट्रेस पे वर्क करना है, और जो मेडिसिन मैं बता रहा हूं उनमें से कोई एक दवाई डॉक्टर की राय से अगर आप लेंगे तो स्ट्रेस एज वेल एज सोराइसिस ये दोनों ही आपकी बैलेंस होंगी, मैनेज होंगी और आप बेटर लाइफ लीड कर सकते हैं। मेडिसिन जो हम लोग यूज करते हैं वो दवाइयां हैं काली आर्स, काली ब्रोम, आर्सेनिक एल्बम, आर्सेनिक आयोड, बर्बेरिस एक्यूफोलियम, बोरेक्स, डल्कामारा, ग्रेफाइट्स, मर्कसोल, फॉस्फोरस, सोराइनम, सल्फर, रेडियम ब्रोमाइड, सिपिया, थायरोडिनम, और बायोकेमिक दवाइयों में काली म्यूर और काली सल्फ, कल्केरिया सल्फ भी देते हैं पस्चुलर सोराइसिस में। सेल्फ मेडिकेशन नो। अगर आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट पे कुछ काम करना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास काउंसलर अवेलेबल है। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से ये चीजें बहुत मैनेज होती है, आपके अंदर वो टेक्निक डेवलप की जाती है। होम्योपैथिक इलाज तो हम करते ही हैं। होम्योपैथिक इलाज से मैंने जैसे आपको बताया काफी सारे लोग ठीक हो जाते हैं। अगर वो खुद अपनी मदद करे तो हमारी मदद उनकी रिकवरी में बहुत ही हेल्पफुल हो जाती है।
तो सोराइसिस बहुत अच्छे से मैनेज हो सकती है, ठीक हो सकती है। आप अपने शारीरिक और मानसिक वेदना से बाहर आ सकते हो। एक हैप्पी चीयरफुल लाइफ आप लीड कर सकते हो। ऐसा पॉसिबल है, निराश होने का काम नहीं है। आप सदा खुश रहें, आप निरोग रहें, आपकी उम्र लंबी हो। मैं डॉक्टर AK लाडोना आपके अच्छे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। नमस्कार।